सभा साहब, आप चूंकि वहाँ मौजूद हैं, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी के बारे में कोई प्रोडिक्शन नहीं की जा सकती, उसी तरह इस इलेक्शन के बारे में भी कहीं कोई प्रोडिक्शन नहीं की जा सकती थी। बड़ा नेक टू नेक मामला था, चाहे वो स्विंग स्टेट्स हो या दीगर स्टेट्स हों, चाहे वो अर्ली वोटिंग हो। और अर्ली वोटिंग के बाद कहीं कहीं कैमला हैरिस को बरतरी भी हासिल थी। फिर ये डेमोक्रेट्स के हाथ से गेम स्लिप कहाँ पर हुआ है? ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना अर्ली डिसीजन तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम कि बहुत ही जल्दी डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी आसानी से अक्सरियत हासिल करते हुए 270 के मैजिकल फिगर को भी क्रॉस कर लेंगे, सेनेट में भी अक्सरियत मिल जाएगी, फिर हाउस में भी उनकी अक्सरियत हो जाएगी। तो ये जितना मुश्किल समझा जा रहा था, ये उतना तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं रहा मामला। जी बिल्कुल यही, और थोड़ा सा उसमें मुश्किल नहीं था, बल्कि हम लोग सब यही कह रहे थे शाम तक, मतलब यहाँ की शाम तक कि किसी तरफ भी जा सकता है, किसी तरफ भी जा सकता है। लेकिन जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं तो जो जो चीजें उस तरफ जानी थी ट्रंप की तरफ, उसी तरफ गई। तो ये कहाँ खत्म हुआ? मेरे ख्याल से जिसको इनकम्बेंसी का इशू कहते हैं ना, बाइडेन को बदलना पड़ा, यही खुद एक निशानी थी कि डेमोक्रेट्स के हाथ से बात निकल रही है। तभी उन्होंने पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक प्रेसिडेंट बैठे बैठे नॉमिनेट होने के बाद उसने छोड़ा। तो ये मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन थी, समझ थी, वो इनको खा गई है डेमोक्रेट्स को। और अभी अगर आप एक गहरे लेवल से सोचें, जैसे ये बात हो रही थी कि हो सकता है मिशिगन में मुसलमानों की वजह से और गजा फ़लस्तीन की वजह से ये दूसरी तरफ जाएगा, लेकिन उसमें भी अगर आप मार्जिन देखें तो ट्रंप का अच्छा खासा मार्जिन निकला है। तो लेकिन आप ये सोचें, ये एक बात जैसे बहुत हो रही है मेन स्ट्रीम में, खास तौर पे जो इस्टेब्लिशमेंट है, कि अगर इन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कमला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया के गवर्नर को पिक किया होता तो शायद पेंसिल्वेनिया में इनकी बेहतर पोजीशन होती। और उसमें लेकिन मकसद ये भी था, समझा ये जाता है कि उनको इसलिए नहीं पिक किया कि वो इजराइल के ज़्यादा करीब समझे जाते थे, मतलब खुद ज़ाहिर यहूदी थे और बड़े इजराइल को सपोर्ट करने वाले यहूदी थे, उस वजह से उनको नहीं पिक किया जा सकता था। और उनको नहीं पिक किया गया तो ज़ाहिर पेंसिल्वेनिया फिर इनके एकदम हाथ से निकल गया। पेंसिल्वेनिया के अभी मैं यही देख रहा था 19 इलेक्ट्रल वोट्स हैं। अभी 19 इलेक्ट्रल वोट्स के बाद उस तरफ जाने का, क्योंकि इनको जीतने के लिए पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, जॉर्जिया, इस तरह की स्टेट्स अपने पास या तो रखनी थी या पलटनी थी। वो नहीं कर पाई, कमला हैरिस ये बात नहीं कर पाई। पेंसिल्वेनिया का गवर्नर नहीं, और इस वक्त फ़लस्तीन गजा की वजह से नहीं पिक कर पाई। कुछ बैलेंस का भी मेरे ख्याल से मामला था कि उसका टिकट के बैलेंसिंग का ना, कि दोनों एक तरह के लोग ना हो, एक तरह की पर्सनालिटी ना हो। तो इस तरह की ना छोटी छोटी चीजें मिल के वहां तक। सभा साहब, इस तरह की चीज़ें तो ज़ाहिर इस पूरी इलेक्शन कैंपेन का सामना में इस तरह की चीज़ों का सामना पार्टीज़ को रहता ही है। 2020 के जब नताइज सामने आए थे तो उस वक्त लोगों ने कहा था, बहुत सारे तज्जियाकार ऐसे थे जो कह रहे थे कि ये ट्रंप हारे हैं, ये जो बाइडेन नहीं जीते हैं, ट्रंप को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। तो अब इस दोबारा एक्सेप्टेंस की इस वक्त वजह क्या है? डेमोक्रेट्स रिजेक्ट हुए हैं या ट्रंप की एक्सेप्टेंस इतनी बढ़ गई थी कि वो कमला हैरिस या जो बाइडेन की पॉलिसीज़ या वो पिछले 4 साल की कारकर्दगी थी वो बिल्कुल साइड हो गई? देखिए मेरे ख्याल से कारकर्दगी, लोग कहते हैं कि कारकर्दगी की वजह से, और इस वक्त जैसे इकोनॉमी में है कि कीमतें हर चीज की, महंगाई बहुत है। अब उसमें महंगाई को अगर आप आहिस्ता भी कर लें तो, लेकिन कीमतें तो उसी सतह पे है ना जहाँ पे आ गई हैं। तो उसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन थी। मैं शुरू में लिख रहा था जब ये शुरू हुआ इलेक्शन के, तीन चीजें या कुछ हैं जिनकी वजह से ये फंसेगा: इमिग्रेशन, इकोनॉमी और ये फॉरेन पॉलिसी, खास तौर पे गजा और फ़लस्तीन वाला जो मामला है या यूक्रेन वाला जो मामला है। इन तीनों चीज़ों पे ये मसाइल पुराने हैं और ट्रंप साहब ने इनको तीनों को खूब, जिसको कहते हैं ना, अपना जो बयानिया बनाया है वो बड़ा पुख्ता बनाया। ऑल्दो इकॉनमी, वही बात है कि इकॉनमी स्टेबलाइज की डेमोक्रेट से, लेकिन महंगाई इस सतह पे पहुंच गई थी कि लोग बहुत परेशान थे। और उसमें फिर जज्बात वाली बात भी होती है, जो एक डिस्कशन होता है ना कि जमहूरियत में जीतता वो है जिस साइड के लोग ज्यादा जज्बाती होके बाहर निकले लगते, इंगेज हो। और ट्रंप का एक मसला, ट्रंप की सपोर्टर्स के साथ हमेशा ये भी होता है कि जब पोलिंग होती है तो वो उनको सही तरह से नहीं पोल कर पाते, क्योंकि ये जिसको कहते हैं कि ट्रेडिशनल वोटर नहीं है। ये वो लोग नहीं है जिनको हमेशा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएंगे और
वोट डालेंगे। इस दफा इन लोगों ने फिर वही किया, पिछली दफा भी यही हुआ था ना कि ट्रम्प, वो अंग्रेजी में जो कहते हैं परफॉर्म्ड बेटर देन ही वाज पोलिंग, वो इस दफा भी वही हुआ कि उनके लोग जो हैं वो फिर बाहर निकले। और एक चीज मेरे ख्याल से कल मिसकैलकुलेशन हम सब से ये हुई, हम समझ रहे थे कि ट्रम्प का सपोर्टर इतना इंगेज्ड और टर्नआउट नहीं करेगा, वो किए, वो कर गए। और हर जो जितनी जो बार बार बात होती है 7 स्विंग स्टेट्स में सब निकले और वोट दिया। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया में अभी मैप देख रहा हूँ, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नेवाडा, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, इन सब जगहों पे ये उसी तरफ गया है मामला। तो अब ये जो आपकी बात थी कि वो जीते कि ये हारे, ये भी कहने वाली बात थी कि इलेक्शन और अपनी कैंपेन के लिहाज से कमला हैरिस ने और डेमोक्रेट्स ने कोई ढील नहीं छोड़ी, हर चीज इन्होंने की। और आप सोचें किस तरह की अनहोनी चीजें हुई। जो अभी कल मैं किसी से बात कर रहा था कि वो जो कहते हैं ना हॉलीवुड में फिल्मों में होती हैं कि बैठा बैठा प्रेसिडेंट नॉमिनेट होने के बाद छोड़ जाए और जितने डिसीजंस करने वो करे। आपका डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो है वो रिपब्लिकन को भी आउटरीच कर रहा है, बहुत सारे रिपब्लिकन नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो हैं वो इनको इंडोर्स कर रहे हैं डेमोक्रेट को। ये सब चीजें फिल्मों में देखी हमने, आम दुनिया में नहीं होती। सही। तो आप सवाल साहब, ये इस पर आपका भी टेक के ज़ाहिर है, चाइना और अमेरिका की अगर ये राइवलरी बढ़ती है या हालात थोड़े से कशीदा होते हैं, तो चूँकि पाकिस्तान को दोनों को बड़ा बैलेंस लेकर चलना है, पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में भी है, पाकिस्तान CPEC का भी हिस्सा है, तो चाइना के साथ भी मामला बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाने और इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं। और फिर ज़ाहिर है अगर IMF का कोई प्रोग्राम स्मूथ तरीके से चलाना और लेना है तो उसमें अमेरिका की भी एक हिमायत चाहिए होती है। तो ये इस राइवलरी में पाकिस्तान को तो कोई इकोनॉमिक डैमेज नहीं होने वाला, पाकिस्तान पर तो कोई प्रेशर नहीं आएगा। चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तो कहीं कोई आप इसमें डैमेज होते नहीं देख रहे? ये देखिए, इसमें मैं बल्कि एक चीज और ऐड करूंगा जो आप बार बार वो कह रहे, रिफत साहब कह रहे थे कि वो ट्रम्प साहब जो ये कह रहे हैं ना कि वो आप डिस्कशन ये हो रहा है कि उनकी पॉलिसी क्यों है, उसमें सोच क्या है, आइडियोलॉजी क्या है। एक चीज जिसका भी जिक्र नहीं हुआ है वो ये है कि ट्रम्प साहब की आइडियोलॉजी में सबसे पहले उनका अपना, माफ कीजिएगा, हीरो लगना है। तो वो एक जज्बाती सा स्टेटमेंट दे देते हैं और उसके फिर बेस पे पॉलिसी बनती है। उन्होंने जो ट्रेड बैरियर्स वगैरह लगाए थे, ट्रम्प ने लगाए थे, वो बाइडेन ने कंटिन्यू किए। ये बात नोट करने वाली है क्योंकि जरूरत वो थी, तो वो अपना शोर करके एक जज्बाती पोजीशन ले लेते हैं और फिर उसको सिस्टम को संभालना पड़ता है। आई बात पाकिस्तान की, तो मेरे ख्याल से इमीडिएट उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और फिर वही है कि कुछ शोर होल करेंगे, पुश बैक करेंगे। आपको याद होगा इन्होंने 1-2 दफा पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट दे दिया कि हमसे बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, हमारे लिए कुछ काम नहीं करते हैं। वो एक एटीट्यूड है, लेकिन वही दूसरी, और ट्रेड पे वो पुश बैक करेंगे। तो देखना ये होगा कि ट्रम्प साहब की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो है, लेकिन मेरे नजदीक एक चीज पे ट्रम्प साहब प्रिडिक्टेबल हैं और वो है उनका अंदाज और उनकी प्रायोरिटीज वो ही रहेंगी। अब उसको आप अमेरिका का इंटरेस्ट कह लें या खुद अमेरिका के लिहाज से एक जिसको कहते हैं ना डेमोगोगी वाली पोजीशन लेना है, वो रिलायबल है, वो करेंगे। अब वो जिस तरह से भी करना चाहें या उस मौके पे, उस मौका महल देके उस वक्त जिस तरह से वो उस बात को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो मौके के हिसाब से होगा इस वक्त। और पाकिस्तान खुद इस वक्त, पाकिस्तान की मईशत संभल रही है, तो वो भी है कि उस संभलने में, ऊपर आने में ट्रम्प साहब की पोजीशंस और पॉलिसीज, अमेरिका की पॉलिसीज के लिहाज मतलब उसी तरफ बैठेंगी जहां पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान भी चीन के साथ, ईरान के साथ अपने ताल्लुकात कुछ बेहतर कर रहा है, कुछ अमेरिका के साथ जो नई पॉलिसीज आएंगी उनको देख के अपने आप को सही करेगा। अब देखना पड़ेगा कि किधर जाती है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।